मैं आप सबका आज अभिनंदन करता हूं और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि मुझे आपने यहां बुलाया और इस जनता के साथ कुछ विचार विमर्श करने का मुझे मौका मिला। मैं स्वामी रामदेव का शिष्य हूं, मगर वो कहते हैं कि तुम मेरा शिष्य नहीं हो, तुम मेरा वकील हो। मैं इसको इस कहने से बाज आने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूं। मैं स्वामी रामदेव का वकील नहीं हूं, मैं हिंदुस्तान के जनता का वकील हूं। जब तक मेरे स्वामी जी हिंदुस्तान के जनता की खिदमत में लगा हुआ है, मैं उनका साथी हूं, मैं उनका गुमाश्ता हूं, मैं उनका वकील भी हूं, मगर मैं वकील पहला आपका। दोस्तों, बाकी 5-6 दिन रह गए हैं, मेरा 90 बरस उम्र खत्म हो जाएगी और मैं अपने 91st ईयर में जा रहा हूं। मेरी हालत तो यह है कि मैं समझता हूं कि हमेशा मैं एयरपोर्ट के डिपार्चर लाउंज में बैठा हूं। कभी ईश्वर की फ्लाइट का ऐलान हो जाएगा, मगर ईश्वर की कृपा से ये फ्लाइट जरा कुछ देरी हो गई है, तो उसी देरी का जो है मैं उसका फायदा लेना चाहता हूं। और मुझे आज आपके सामने ये ऐलान करना है कि मुझे इसी उम्र में कोई तृष्णा नहीं, कोई भी मुझे दुनियावी काम खास नहीं करना है। मुझे सिर्फ यही है, जैसे स्वामी जी ने कहा, कि जनता के प्रेम और मोहब्बत के साथ मैं जो भी बनाऊं। मैं एक हिंदुस्तान में आया था 10 रुपए का नोट लेकर, रेफ्यूजी बन के मैं रेफ्यूजी कैंप में अपना जीवन आरंभ किया है। जो भी मैं पाया है वो आपके मोहब्बत के साथ और आपके समर्थन के साथ। आज मेरी सिर्फ एक तृष्णा बाकी है कि जो कर्जा आपका हमारे कल्ले पे है उसको मैं कुछ हद तक वापस करूं मरने के पहले। दोस्तों, पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के लोकशाही को जब भी हिंदुस्तान के तारीख में खतरा हुआ, तो ये जो पढ़े लिखे हैं, जो बड़े बड़े फसी जबान से भाषण करते हैं, ये इन्होंने हिंदुस्तान के लोकशाही का रक्षा नहीं किया है कभी भी। हिंदुस्तान के लोकशाही की रक्षा आखिर हमारे हिंदुस्तान के गरीब जनता ने किया है, ये बार बार साबित हो चुका है। और जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब भी सुलह है, जब भी कोई खतरा नहीं है देश को, बड़े फसी जबान से भाषण करते हैं, मगर मैं उनकी धिक्कार करता हूं। और हमेशा एक मैं उर्दू शेर है जो सबको बताता हूं कि सितम के दौर में वो अहले दिल ही काम आए, ज़बान पे नाज था जिनको वो बेज़बान निकले। आज मुझे खुशी है कि यहां वो आदमी बैठे हैं जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं। और पहला सत्य जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ये कि आपको बार बार प्रचार करके बताया गया है कि हिंदुस्तान एक गरीब मुफलिस देश है। ये झूठ है। हिंदुस्तान एक शाहूकार देश है, मगर हिंदुस्तान की दौलत ये हिंदुस्तान के चोर, हिंदुस्तान के बेईमान, हिंदुस्तान के रिश्वतखोर, हिंदुस्तान के मैं जिनको डाकू कहता हूं, उन्होंने चोरी करके हिंदुस्तान को मुफलिस बनाया। मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूं जो आपने नहीं सुनी होगी। दोस्तों, 90 लाख करोड़, स्वामी जी ने पता नहीं कहां ये 10 लाख करोड़ की बात की, 90 लाख करोड़ रकम हजम की गई है, जिसका 1500 बिलियन डॉलर्स US डॉलर्स रकम है। ऐसी रकम है कि अगर हिंदुस्तान में आ जाए, बांटी जाए,
तो हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के परिवार को कम से कम 3 लाख रुपया मिले। दोस्तों, ये पैसे निकलकर कहां गए? स्विट्जरलैंड का नाम सुना होगा आपने। बहुत छोटा देश है मगर बहुत शाहूकार देश। कैसे शाहूकार बना? शाहूकार ऐसे बना कि सारे दुनिया के अंदर जो बेईमान हैं, जो गुंडे हैं, जो डाकू हैं, वो अपने अपने देशों से धन लुटाकर चोरी करके वो स्विट्जरलैंड के बैंकों में रखते हैं। और स्विट्जरलैंड के सरकार ने एक कानून पास किया है जिसको कहते हैं कस्टमर कॉन्फिडेंशियलिटी लॉ। जो भी बैंक का बेईमान ग्राहक है वो बोलते हैं कि हम उस ग्राहक के साथ वेसाघाती नहीं करेंगे, मगर जिस ग्राहक ने अपने देशवासियों की मिल्कियत की, संपत्ति की चोरी की, उनके साथ वो वेसाघाती करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ग्राहक के साथ हमारा जो कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप है उसका हम कभी भी तोड़ना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, आखिर हिंदुस्तान के बाहर भी कुछ शरीफ इंसान है। जर्मन सरकार ने फैसला किया कि ये स्विट्जरलैंड का जो कानून है हम इसको बंद करेंगे। कैसे बंद किया? एक स्विट्जरलैंड के बैंक का मुलाजिम था जिसको उन्होंने रिश्वत देकर $475 मिलियन सिर्फ एक मुलाजिम को रिश्वत दी जर्मन गवर्नमेंट ने। उस मुलाजिम ने सब डाकू और सब चोर जो हैं दुनिया के, उनका नाम एक रिकॉर्डर बनाकर, ऑडियो रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर बनाकर वो अपने जर्मन सरकार को दे दिया। जर्मन सरकार के प्रेसिडेंट ने ऐलान किया कि जो भी सरकार देश में, सारे दुनिया में जो चाहती है कि अपने देश के बेईमानों का नाम जानने चाहती है, उसका नाम उसको देना चाहते हैं, किसी भी रकम के बगैर, किसी भी शर्त के बगैर। कोई नहीं गया। क्यों नहीं गए? जब भी मैंने देखा कि क्यों नहीं गए, एक अजीब बात हुई कि स्विट्जरलैंड की जो जनता है वहां भी कुछ शरीफ इंसान है। एक बड़ा अखबार नवीस है जिसका स्विज़ी इलस्ट्रेटिव नाम है, बड़ी प्रेस्टिजियस मैगजीन है स्विट्जरलैंड का। उन्होंने एक बड़ा लेख लिखा अपने अखबार के अंदर, स्विट्जरलैंड की न्यूज़पेपर में। सारे दुनिया से 14 बेईमान डाकू निकालकर उसका नाम, उसका बैंक अकाउंट नंबर, उस अकाउंट में क्या क्या उनका पैसा दाखिल है और जमा है, उनकी एड्रेस, 14 सारे दुनिया के बदमाश। इन 14 बदमाशों में से मुझे शर्म आता है। मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, हिंदुस्तान की सभ्यता का बड़ा सेवादारी हूं, मैं उसको पुजारी हूं, मगर इन 14 डेकाओं के बाद, आखिर कुछ दिन के बाद उसी मैगजीन की कॉपी हिंदुस्तान में पहुंची। मेरे लिए कोई भी अखबार कुछ गलत बात लिखती है, कोई भी मेरा दुश्मन कुछ भी मेरे लिए कहता है, मैं बोलता हूं कि बेटा आओ, अदालत में आओ, मेरे सामने खड़ा रहो, मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा। अगर सवालों के बाद तुम बेहोश न हो जाओ तो मैं केस छोड़ दूंगा। अरे क्यों नहीं दावा किया, क्यों नहीं मुकदमे नहीं दाखिल किया, क्यों नहीं जाके स्विट्जरलैंड के अदालतों के सामने, उसकी मैगजीन के सामने लड़े? नहीं लड़े। उसके बाद एक नया किताब जिसका नाम है स्टेट विद इन स्टेट, अंग्रेजी में, पहले रशियन गवर्नमेंट, रशियन का लैंग्वेज में था, आखिर वो अंग्रेजी में तर्जमा हुआ और कुछ दिनों के बाद वो भी किताब मिलने लगा। सारे हिंदुस्तान के बाहर जो भी बुक स्टोर्स हैं वहां वो किताब मिलता। उसका नाम है स्टेट विद इन स्टेट। उनके पेज 323 लिखो, मेरे अखबार नवीस लिखो, पेज 323 ऑफ द रशियन बुक
कॉल्ड स्टेट विद इन अ स्टेट, उसमें लिखा गया है अभी ये पैसे नहीं आए वापस। मैंने बार बार इनको कहा कि पैसा क्यों नहीं लाते हो, और मैंने ये भी इनको कहा कि अगर मेरे पैसे और मेरा राम जेठमलानी का या स्वामी रामदेव का नाम होता उसी डाकुओं के यादाश्त में, तो पहले आप किसी न किसी प्रेस के आदमी को बुलाकर करेंगे, टेलीविजन पे भी आ जाएगा, कल के अखबारों में भी आ जाएगा। मगर दोस्तों, राम जेठमलानी और स्वामी रामदेव का पैसा नहीं है उधर। मैं आज तोहमत लगाता हूं कि उन नामों में वो इंसान हैं जो आज हिंदुस्तान की सरकार चला रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में फरियाद दाखिल किया कि ये पैसा क्यों नहीं आते, इन पैसों और डिकॉइटों के बारे में क्यों नहीं जांच होती। 2 बरस तक वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा चलता रहा। आखिर 1.5-2 बरस हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मिस्टर जस्टिस निज्जर एंड मिस्टर रेड्डी, उन्होंने फैसला किया कि सरकार ने एक कदम नहीं उठाया है कभी भी इस पैसे और इस डाकुओं को पकड़ने का। और उन्होंने कहा कि हमको आपके इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में कोई अधिकार नहीं, हम अपनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये टीम होगी, और उस टीम में 2 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस होंगे, जिसके कंट्रोल हेड्स, जिसके सुपरविजन के नीचे, जिसके नजरअंदाजी के नीचे सब कार्रवाई चलेगी और ये पैसा वापस आने की कुछ तरकीब निकाला जाएगा। दोस्तों, ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर नंबर 2, जो भी नाम तुमको मिला है जर्मनी से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से, वो सब नाम राम जेठमलानी को बताओ। आज तक वो 2 हुक्म की पैरवी नहीं हुई। ये क्यों पैरवी नहीं करते हैं बेईमान? ये करते हैं कि ये पैसा इन बदमाशों का है जो छुपा के रखा है और हमारे ऊपर आज राज कर रहे हैं। दोस्तों, पूछो, मैं प्रेस को अपील करता हूं, हिंदुस्तान की संपत्ति का क्या होगा हिंदुस्तान के, और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म क्यों नहीं मानते हो? आज मैंने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल किया कि इनको सजायाब करो, ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का पर पैरवी नहीं होती है। मैं समझता हूं कि मैंने फैसला किया है कि एक दो या 2-2.5 महीने के अंदर मैं वकालत बंद करूंगा। वकालत बंद करके सारे हिंदुस्तान के एक जिले में जाऊंगा। मेरे साथ अगर स्वामी रामदेव जैसी हस्ती चलेगी तो मैं उसको लेऊंगा साथ में, मेरा वो गुरु है। मगर जो भी मेरे साथ आएगा मैं उसको लेके जाऊंगा। आओ मेरे साथ, सारे हिंदुस्तान के जनता को बताएंगे कि डेमोक्रेसी इज अ स्विमिंग पूल, एक तैरने का सरोवर है। अगर पानी नहीं बदलोगे तो कभी न कभी ये गलीज गटर बन जाएगा। आज गटर बन चुका है, इस गटर को बंद करो।